हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे द सेल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि हमारे 11th का चैप्टर है। तो इस चैप्टर के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेल होती क्या है, व्हाट इज सेल। तो आप लोगों को तो पहले से ही पता है, 9th 10th में 8th में ही पता चल जाता है कि जो सेल होती है वो क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारी लाइफ की। क्या होती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है हमारी लाइफ की। जैसे जो ऑर्गेनिजम्स होता है ना, एवरी ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जैसे जो हर एक ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बना रहेगा, सेल का बना रहेगा। तो चलिए इसको थोड़ा हम फिजिकली सोचते हैं। देखिए, जैसे हमारा घर होता है तो घर को बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। उसमें से जो हमारा मेन होता है वो हमारी ईंट हो जाती है। क्या हो जाती है, ईंटें हो जाती हैं। जो कि हमारे जो घर हम बना रहे हैं, जो हमारा हाउस बन रहा है, तो उसमें जो ईंटें हैं, ब्रिक है ना, तो उसका मेन रोल होता है। तो वैसे ही हमारा सेल होता है। तो सेल का एक मेन रोल होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स को बनाने में। ठीक है ना। तो इसी के आधार पे हम सेल के आधार पे या सेल के नंबर के आधार पे ऑर्गेनिजम्स को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो ये आपको तो पहले पता चल गया कि सेल क्या होती है। यह स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, लाइफ की। स्ट्रक्चर भी बनाती है और फंक्शंस भी करती है। ठीक है ना। तो यूनिट होती है हमारी लाइफ की। और हमारा जो इवरी ऑर्गेनिज्म होता है वो किससे बना होता है, या कंपोज्ड ऑफ द सेल्स। तो सेल के नंबर के आधार पे ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो जानते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रहेंगे ना, उनकी बॉडी किससे कंपोज्ड होगी, केवल केवल एक सेल से कंपोज्ड रहती है। अब देखिए आगे, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी कंपोज्ड होती है केवल एक सेल से। यानी उनके बॉडी में केवल एक ही सेल पाया ही जाएगा, केवल एक सेल पाया जाएगा। एक ऐसे भी जीव होते हैं ना जिनमें सेल होता ही नहीं है। क्या होता है, सेल अच्छा मतलब सेल नहीं होता है, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोल देते हैं। कौन सा, ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स उनको बोलते हैं, ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जैसे हमारा वायरस आ जाता है, कौन होता है, वायरस हो गए, वायराइड्स हो गए, प्रियांस हो गए। कौन हो गए, वायरस, वायराइड्स, प्रियांस। वायरस, वायराइड्स और प्रियांस। प्रियांस की खोज नहीं, वायराइड्स की खोज किसने की थी, 1971 में टियो डायरनर ने किया था। किसने, टियो डायरनर ने किया था। ठीक है ना। वायरस का डीजे इवानोव्स्की थे हमारे। ऐसे ही प्रियांस भी होते हैं जो कि प्रोटीनेशियस होते हैं। प्रियान में क्या होता है कि ट्रायंगुलर प्रोटीन ऐसे पाया जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होती है, उनकी बॉडी क्या होती है, केवल एक सेल से बनी होती है। और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रहेंगे ना वो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, मतलब किसी और ऑर्गन के ऊपर, केवल वो एक सेल के ऊपर क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है उनका। शरीर की सभी क्रियाएं किससे होंगी, सिंगल सेल से होंगी। और ये ऑफकोर्स सी बात है, यदि यूनिसेलुलर है तो उसके अंदर केवल एक ही सेल पाया जा रहा है, तो उसके अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं, जो उसके अंदर रिएक्शंस हो रही हैं, जो भी चीज़ हो रहा है उसके अंदर, वो उसी सेल के द्वारा होगा कि नहीं होगा। अरे एक सेल है तो उसी के द्वारा होगा। तो सिंपल सी बात है कि जो शरीर की सभी क्रियाएं होंगी ना वो सिंगल सेल से होती हैं। अब देखिए, जो ऑर्गेनिज्म होता है ना वो किससे मिलकर बना होता है, सेल से मिलकर बना होता है। तो यूनिट होती है। तो सबसे छोटा लेवल पर क्या होता है, यूनिट होता है। लेकिन इससे भी कुछ छोटा लेवल होता है, जैसे हमारा एटॉमिक लेवल हो जाता है, फिर मालिक्यूलर लेवल हो जाता है, फिर सब सेलुलर लेवल होता है, फिर हमारा सेलुलर लेवल होता है। तो पहले एटॉमिक, फिर मालिक्यूलर, फिर सब सेलुलर, फिर सेलुलर लेवल। अब देखिए, सेल से एक दूसरे से मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो सेल्स से मिलकर क्या बनता है, टिश्यू बनता है। टिश्यू से मिलकर क्या बनेगा, हमारा ऑर्गन बनता है। और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो टिश्यू पहले सेल था, सेल से मिलकर हमारा टिश्यू बना, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऑर्गेनिज्म हो जाता है। अब देखिए, दूसरा हमारा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। पहला तो यूनिसेलुलर था, दूसरा क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी मतलब बहुत सारे, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे, अरबों खरबों, चाहे हजार बोलिए, 2000, मतलब जितना भी हो उतना बोलिए, उतने सेल्स से मिलके बने होते हैं। तो बॉडी कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स। ठीक है ना। तो देखिए, फर्स्ट लिविंग सेल की खोज उसको देखा किसने था, एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने। किसने, ल्यूवेनहॉक ने। ऐसे याद कीजिए, हुक हाक, हुक हाक, हुक हाक, ऐसे याद कर लीजिए आप लोग, हुक हॉक, हुक हॉक। तो जो हॉक थे वो लिविंग सेल को, और जो हुक थे वो किसको, डेड सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है ना। तो जो फर्स्ट लिविंग सेल था उसको देखा किसने था, एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने। और जो फर्स्ट डेड सेल था, ये लिविंग सेल को था, ये डेड सेल को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने। कितने में, 1665 में। कितने में, 1665 में किया था। यहीं पे आप देख लेते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, डायरेक्टर होता है सेल का, डायरेक्टर ऑफ सेल। क्या, डायरेक्टर,
डायरेक्टर ऑफ सेल, जैसे कि फिल्म बनाने वाले होते हैं ना डायरेक्टर, वो फिल्म को क्या करते हैं, फिल्म को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो लोकेशन सेट करते हैं कि कौन सा फिल्म कहाँ पे सेट होगा, कहानी क्या रहेगी, इसकी पैसा लगाते हैं, तो सब काम करते हैं। वैसे ही जो न्यूक्लियस होता है वो सेल का डायरेक्टर होता है, हर एक प्रोसेस को सेल में न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। कितने में, 1831 में किया था, ठीक है ना, 1831 में। न्यूक्लियस को देखा किसके द्वारा गया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। अब आगे आइए, सेल थियरी पे चलते हैं। अब सेल थियरी, तो सेल थियरी जितना जितना हमें पॉइंट लिखे हैं उतना आप लोग याद कर लीजिए, बस बहुत है, ठीक है ना। तो सेल थियरी पे आते हैं। तो देखिए बात है 2 साल की बात थी। पहला वाला जो साल था, ईयर था, वो 1838 था। कौन था, 1838। उसमें एक वैज्ञानिक थे मैथियस स्लाइडेन। कौन थे, मैथियस स्लाइडेन, जो कि जर्मन के क्या थे, बोटनिस्ट थे। तो जो 1838 में 1838 में मैथियस स्लाइडेन थे, जो कि जर्मन बोटनिस्ट थे, यानी जर्मनी के क्या थे, एक बोटनिस्ट से। तो बोटनिस्ट कौन होता है, बोटनिस्ट कौन होता है, जो कि बॉटनी का अध्ययन करे, यानी पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करे। तो 1838 में मैथियस स्लाइडेन थे, जो कि जर्मन के एक बोटनिस्ट थे। उन्होंने स्टडी किया किस पे, प्लांट सेल्स पे। किस पे स्टडी किया था, प्लांट सेल पे स्टडी किया था। और वहीं बात करें उसके जस्ट एक साल बाद 1839 में 1839 में थियोडर स्वान थे, जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ये जर्मन के बोटनिस्ट थे और ये ब्रिटिश के क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। मतलब जो जूलॉजी के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी लिविंग, मतलब जो एनिमल्स के बारे में अध्ययन करते हैं। तो वे क्या थे, ब्रिटिश यानी इंग्लैंड हमारा हो गया, वहाँ के क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने स्टडी किया डिफरेंट एनिमल सेल्स पे, यानी एनिमल सेल्स पे किया। और किसके बारे में बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया। और क्या बताया, जैसे कि एनिमल सेल के बारे में अध्ययन किया। और ये बताया ना कि ये बताया कि जो एनिमल सेल होता है वो सेल मेम्ब्रेन से ढका होता है। किससे, सेल मेम्ब्रेन से ढका होता है, सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है ना। तो सेल थियरी क्या थी, इन दोनों ने सेल थियरी दिया था। किसने, मैथियस स्लाइडेन, थियोडर स्वान ने 1838 से 1839 ईस्वी में। जो कि मैथियस स्लाइडेन जर्मन के बोटनिस्ट थे, उन्होंने स्टडी किया था प्लांट सेल पे। और जो थियोडर स्वान थे वो ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे, जिन्होंने स्टडी किया था एनिमल्स के सेल्स पे। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बताया था, इन्होंने ये बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को कवर की रहती है। जो सेल थियरी इन्होंने दिया था उनमें ये बताया था कि जो लिविंग सेल्स होते हैं वो किससे कंपोज्ड होते हैं, सेल्स से। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे कंपोज्ड होते हैं, यानी सेल से बने होते हैं और सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं, ठीक है ना। तो कंपोज्ड मतलब समझिए सिंपल सा, बने होते हैं, ठीक है ना। तो जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वे सेल्स से बने होते हैं तथा सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं, ठीक है ना। सेल के प्रोडक्ट, जैसे सेल का प्रोडक्ट कौन कौन हो जाएगा, न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकांड्रिया, क्लोरो, जो भी हो, ठीक है ना। तो इससे बने होते हैं। लेकिन ये इन दोनों ने क्या हुआ ना कि ये नहीं बता पाए कि जो नई सेल होती है वो कहाँ से बनती है। इन्होंने तो ये बता दिया कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं बता पाया कि जो नया सेल बनता है वो कहाँ से बनता है। तो उसको बताने के लिए रूडोल्फ विर्चो नाम के वैज्ञानिक थे। कौन थे, रूडोल्फ विर्चो। कितने में, 1855 में। तो उस चीज़ को बताया इन्होंने, रूडोल्फ विर्चो ने। और ये बताया कि जो नई सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनती है, मतलब जो पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं सेल। अरे बताइए कि पहले से कोई लाइफ रहेगी तभी तो दूसरी लाइफ, मान लीजिए ये पहला सेल है तो इसमें डिवीजन हो गया तो 2 सेल बना कि नहीं बना। अब मान लें कि यहाँ पे कुछ था ही नहीं तो नया सेल कहाँ से बनेगा। तो इन्होंने यही सिंपल सा बता दिया कि जो नया सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनती हैं। जो नई सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनती हैं। इसको उन्होंने एक टर्म दिया था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला 2-3 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है ना। अब देखिए ओवरव्यू, हम सेल का कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं। हमको तो सेल के बारे में बहुत ही पढ़ना है कुछ, ठीक है ना। तो ओवरव्यू देख लेते हैं। देखिए ओनियन पील प्लांट सेल होती है जिसमें सेल वाल पाया जाता है। देखिए एक आप यहाँ पे डिफरेंस याद कर लीजिए कि जो प्लांट सेल होता है उसमें सेल वाल पाया जाता है और एनिमल सेल में सेल वाल नहीं पाया जाता है। प्लांट सेल में सेल वाल पाया जाता है, प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, सेल वाल पाया जाता है, रिगिड होता है, कठोर होता है। लेकिन एनिमल सेल में सेल वाल नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। देखिए एक सेकेंड, ये कैमरा हिल रहा है। हाँ चलिए देखिए ओवरव्यू सेल का देखते हैं। तो जो ओनियन पील होता है, जो कि हमारा ओनियन का पील या छिलका हो गया, जो वो प्लांट सेल होता है, उसके ऊपर क्या पाया जाता है, सेल वाल पाया जाता है। अब देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। कितने में, 1830। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था, सॉरी, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है ना। 1831 में रॉबर्ट हुक की तो खोज किया था उन्होंने डेड सेल का। लिविंग सेल का खोज किसने किया था, पीछे बता ही दिए हैं आप लोगों को, ठीक है ना। देखिए न्यूक्लियस की खोज 1838 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था।
देखिए न्यूक्लियस क्या होता है, डेंस स्ट्रक्चर, मतलब गाढ़ा सा स्ट्रक्चर होता है। मान लीजिए हमारा सेल था ना, मान लीजिए हमारी सेल है ना, तो कुछ यहाँ पे डेंस स्ट्रक्चर होगा, गोल सा ऐसे करके डेंस सा स्ट्रक्चर होगा, एकदम डेंस सा क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, डेंस स्ट्रक्चर होता है इनसाइड अ सेल के अंदर। क्या कंटेन करता है, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए हो गया, क्रोमोसोम हो गया। तो जो हमारा डीएनए होता है, आरएनए होता है, वो कहाँ पाया जाता है, सेल में तो पाया जाता है, लेकिन सेल में कहाँ पे, न्यूक्लियस में पाया जाता है। सेल में कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। देखिए जो न्यूक्लियस होता है ना, उसमें न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मान लीजिए हमारा ये न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस को बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियर पोर पाया जाता है। इन न्यूक्लियर पोर से हमारे डीएनए का आदान प्रदान होता है। जो डीएनए आरएनए रहेगा, इसी से अंदर जाएगा, इसी से बाहर आएगा। तो न्यूक्लियर पोर होते हैं। पोर मतलब छेद समझिए, छिद्र समझिए ना। तो उसी पोर के द्वारा क्या होता है कि डीएनए हमारा बाहर आते जाते हैं। देखिए ये हो गया। अब देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो यूकैरियोटिक सेल्स पे क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे सिंपल सा दो, यहाँ पे ये मेन पॉइंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होंगे उस पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। वहीं प्रोकैरियोटिक की बात करें तो वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी अब्सेंट होती है, ठीक है। अब देखिए सेल में हम लोग देख लिए न्यूक्लियस के बारे में। अब देखिए साइटोप्लाज्म के बारे में देखते हैं। किसके बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म के बारे में देखिए, साइटोप्लाज्म क्या होती है, प्रेजेंट होती है यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक दोनों में। किसमें, दोनों में पाई जाती है, ठीक है ना। दोनों में, उसके अलावा भी प्लांट और एनिमल सेल्स में पाई जाती है। तो देखिए जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स है ना, यूकैरियोटिक सेल्स में किसको रखा गया है, प्लांट को और एनिमल्स को रखा गया है। अरे जब हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो वहाँ पे देखते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमेलिया। तो वहाँ पे जो मोनेरा होता है उसको हम प्रोकैरियोटिक में रखते हैं, बाकी चारों को किसमें, यूकैरियोटिक में। तो यूकैरियोटिक में वहाँ पे आ रहा है कि नहीं, प्रोटिस्टा भी आ रहा है, फंजाई भी आ रहा है, प्लांटी भी आ रहा है और एनिमेलिया भी, यानी एनिमल्स भी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए साइटोप्लाज्म होता है जो कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक हो गया, एनिमल्स हो गया चाहे प्लांट्स हो गया, सब में प्रेजेंट होता है, जो कि लिक्विड होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, लिक्विड होता है, सेमी फ्लूइड होता है, मतलब गाढ़ा थोड़ा थोड़ा, पूरा फ्लूइड नहीं रहेगा। जैसे पानी हमारा फ्लूइड होता है ना पूरी तरह से, पानी, वाटर, लेकिन वैसा नहीं रहता। जैसे हमारा ऑयल होता है कि नहीं होता है, पूरी तरह से लिक्विड टाइप का नहीं होता है, थोड़ा सेमी फ्लूइड होता है, ठीक है ना। तो वैसा हमारा साइटोप्लाज्म होता है, ऑयल के जैसा। किसके जैसा, ऑयल के जैसा। हमारा जो कोल्लू, बैल कोल्लू वाला तेल आता है, कड़ू का तेल जिसे बोलते हैं, वैसा होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। फिजिकल बेसिस होता है लाइफ का। फिजियोलॉजिकल बोलिए चाहे फिजिकल बोल दीजिए, आप लोग इसको फिजियोलॉजिकल से फिजिकल बोल दीजिए। फिजिकल बेसिस होता है लाइफ का। फिजिकल या फिजियोलॉजिकल क्या होता है, बेसिस होता है हमारे लाइफ का। क्यों लाइफ का हमारा फिजिकल बेसिस, क्योंकि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होनी है, जैसे डीएनए से डीएनए बनना है, डीएनए से आरएनए बनना है, आरएनए से प्रोटीन बनना है, चाहे आरएनए से डीएनए बनना है, तो ये जितनी, जैसे रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ये जो सारी प्रोसेसेस हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट का बनना है, किसी भी चीज़ का बनना है, जो केमिकल रिएक्शन सारी होंगी ना, वो इसी में होती हैं, साइटोप्लाज्म में। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल या फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजियोलॉजिकल या फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ठीक है ना। अब देखिए जो साइटोप्लाज्म है ना, इसी की वजह से क्या होती है कि जो हमारी सेल होती है ना, लिविंग स्टेट में बनी रहती है, मतलब जिंदा रहती है। क्या रहती है, जिंदा रहती है, लिविंग स्टेट में बनी रहती है, लिविंग स्टेट में बनी रहती है, लिविंग स्टेट में बनी रहती है या जिंदा रहती है, ठीक है ना। तो इसी की वजह से जो हमारी सेल्स होती हैं वो लिविंग स्टेट में बनी होती हैं साइटोप्लाज्म की वजह से। अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है। क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, लेकिन यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हमारा न्यूक्लियस होगा उसके ऊपर की जो मेम्ब्रेन होगी, सिंपल सा ये होता है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है, लेकिन यूकैरियोटिक में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल कौन होता है, मोनेरा होता है। कौन होता है, मोनेरा। मोनेरा में किसको रखा गया है, बैक्टीरिया को रखा गया है। कौन होता है, बैक्टीरिया होता है। जैसे उसमें 2 टाइप के बैक्टीरिया हो जाएंगे, एक हो जाता है ट्रू बैक्टीरिया, एक होता है फॉल्स बैक्टीरिया, ठीक है ना। तो जो हमारा ट्रू बैक्टीरिया होता है उसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। तो बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ठीक है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको एल्गी क्यों बोल रहे हैं, इसको ब्लू ग्रीन चलिए ठीक है, एल्गी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, यानी पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, ठीक है ना। क्लोरोफिल ए पाया जाता है, इसलिए हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। और हो गया माइकोप्लाज्मा हो गया, जो कि सबसे हमारा छोटा सेल हो गया। फिर पीपीएलओ हो गया, जिसका फुल फॉर्म कौन है, प्लूरोनिमोनियम लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनियम लाइक ऑर्गेनिज्म हो गया। देखिए प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होते हैं। देखिए मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब ये होगा कि मान लीजिए हमारा क्या था, मान लीजिए हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था ये, तो इसके ऊपर क्या होगा ना कि इसके अंदर, इसके ऊपर क्या हो जाएगा ना
कि मेम्ब्रेन अब्सेंट रहेगी, क्या रहेगी, मेम्ब्रेन यदि प्रेजेंट है तो ये यूकैरियोटिक में होगा, यदि अब्सेंट है तो यदि अब्सेंट हो तो किस में हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक में। तो ये अब्सेंट ही होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। वैसे तो जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, जो जिनके ऊपर मेम्ब्रेन पाया जाता है, वो क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, अब्सेंट होते हैं। जैसे कौन कौन सा अब्सेंट हो जाएंगे ऑर्गन्स, वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें अब्सेंट होते हैं, देखिए यहाँ पे तीर दिखा दें ऐसे करके, मतलब ये सभी क्या होते हैं, इसमें अब्सेंट होते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी कम्प्लेक्स हो गया जिसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, ठीक है ना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, दो टाइप का होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद लाइसोसोम्स हो गया, माइटोकांडिया हो गया, माइक्रोबॉडीज हो गया और वैक्यूल्स हो गए, ठीक है ना, वैक्यूल्स हो गए। अरे जैसे आप प्लांट सेल देखते हैं तो उसमें एक सेंटर में लार्ज ऐसे देखते होंगे, कुछ बड़ा सा होता है गैप, उसको हम वैक्यूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं, ठीक है ना। माइक्रोबॉडीज हो जाती हैं, लाइसोसोम्स हो गया, माइटोकांडिया हो गया, इन सब पे मेम्ब्रेन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। इसी की वजह से ये क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में अब्सेंट होती हैं, ठीक है ना। तो देखिए इंक्लूजन बॉडी ओनली इन द प्रोकैरिया, जो इंक्लूजन बॉडीज होते हैं, इंक्लूजन बॉडी होते हैं, जो इंक्लूजन बॉडी जो रिवर्स फूड मटेरियल वाले, वो क्या होते हैं कि केवल वही पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स में। तो इंक्लूजन बॉडी हम लोग आगे देख लेते हैं ये क्या होते हैं, ठीक है ना। तो इंक्लूजन जो बॉडी होते हैं वो किसमें, प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है ना। यूकैरियोटिक सेल्स में इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे, ये सभी हो गए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकांडिया, माइक्रोबॉडीज और वैक्यूल्स हो गए, ठीक है ना। अब आगे चलिए, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स का एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। तो मेम्ब्रेन बाउंड एग्जांपल में कौन आता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मतलब इसके ऊपर क्या होगा, मेम्ब्रेन पाई जाएगी, मेम्ब्रेन पाई जाएगी, ठीक है ना, मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड में सिंथेसिस, लिपिड का सिंथेसिस करता है, क्या करता है, लिपिड का सिंथेसिस। जो हमारा लाइपेज एंजाइम के बारे में आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, लाइपेज एंजाइम, तो वहाँ पे लाइपेज एंजाइम क्या करता है, लिपिड को पचाने का काम करता है। तो जो लिपिड है ना उसी को बनाता है, उसी को सिंथेसिस करता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहीं पे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, क्या करता है, प्रोटीन। इसके ऊपर क्या होगा ना कि क्या होता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या आके जुड़ जाता है, हमारा राइबोसोम आके जुड़ जाता है, कौन, राइबोसोम। जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आके राइबोसोम जुड़ गया, जब हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर यदि राइबोसोम जुड़ गया तो उसको हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ कुछ रफ हो गया ना, जैसे हम लोग का एक सॉफ्ट कॉपी होता है जो कि बहुत एकदम खूबसूरत होता है, और एक होता है रफ कॉपी जिसपे कुछ भी लिखते जा रहे हो, कुछ भी लिखते जा रहे हो, कुछ भी चढ़ाते जा रहे हो। तो वैसे ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या हो गया, राइबोसोम आ गया, जो कि क्या करने लगेगा, प्रोटीन सिंथेसिस, तो उसे हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा हो जाता है हमारा गोल्जी अपरेटस, जो कि पैकेजिंग मटेरियल होता है, क्या होता है, मतलब पैकेजिंग का काम करता है, क्या करता है, पैकेजिंग का काम करता है गोल्जी अपरेटस। तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट, और होता है माइटोकांडिया, प्लास्टिड्स हो गए, लाइसोसोम्स हो गए। यहाँ पे ये चीज़ लिखेंगे, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकांडिया होते हैं ना, इनमें डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है। देखिए जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी अपरेटस हो गया, प्लास्टिड्स हो गए, लाइसोसोम्स हो गए, वैक्यूल्स हो गया और न्यूक्लियस हो गए, न्यूक्लियस हो गए, न्यूक्लियस हो गया। तो न्यूक्लियस को छोड़ दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस को ले लीजिए और क्लोरोप्लास्ट को ले लीजिए और माइटोकांडिया को ले लीजिए। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकांडिया और न्यूक्लियस, हमारा न्यूक्लियस हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया और माइटोकांडिया हो गया। ये सब क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है। माइटोकांडिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इट इज द कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि जो माइटोकांडिया होती है ना वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक। अच्छा रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में रेस्पिरेशन होती है, और एनएरोबिक मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति न रहती हो। तो ये कौन सा करता है, एरोबिक करता है, मतलब कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में सांस लेता है और एटीपी का प्रोडक्शन करता है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एनर्जी को बनाता है। देखिए सबसे स्मॉलेस्ट सेल के बारे में जानते हैं, जो सबसे हमारी स्मॉलेस्ट सेल है उसका नाम क्या है, पीपीएलओ है, पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा। तो जो माइकोप्लाज्मा होती है ना वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है तथा पैथोजेनिक होती है। इसमें शायद सेल वॉल प्रेजेंट होता है कि एब्सेंट होता है, देख लीजिएगा, याद नहीं आ रहा मुझे, शायद प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो जो स्मॉलेस्ट सेल होती है उसको हम पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। माइकोप्लाज्मा एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है तथा पैथोजेनिक होती है, यानी रोगों को काज करती है,
तो रोग फैलाती है, ठीक है ना। और जो इसकी साइज कितना होगी, जो माइकोप्लाज्मा होती है उसकी साइज कितनी होती है, 0.3 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर देखिए, माइक्रोमीटर लिख भी दिए हैं हम यहाँ पे। मेन बात है ज़्यादा से ज़्यादा यूपी बच्चों के लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मिक्स करके लिखने का काम करते हैं, इंग्लिश भी हिंदी भी, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में समझाते हैं, ठीक है ना। तो यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल रहा है, क्योंकि हम भी यूपी बोर्ड से हैं, तो सोचते हैं कि भाई यूपी बोर्ड वाले को थोड़ा नेक्स्ट लेवल तक ले जाया जाए। देखिए स्मॉलेस्ट सेल कौन होता है, पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा होता है। तो इसकी साइज कितनी होगी, 0.3 माइक्रोमीटर हो गई, ठीक है ना। अब देखते हैं बैक्टीरियल सेल, यदि कोई बैक्टीरिया है तो उसकी सेल की साइज कितनी हो सकती है, 3 से 5 माइक्रोमीटर। कितना, 3 से 5 माइक्रोमीटर हो सकता है। अब वही बात करते हैं लार्जेस्ट सेल के बारे में। तो लार्जेस्ट सेल कौन होता है, एग ऑफ द ओस्ट्रिच। एग ऑफ द ओस्ट्रिच मतलब जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, वजन उसका कितना होता है, 2 से 2.5 किलोग्राम। कितना होता है, 2 से 2.5 किलोग्राम, यानी 2 से 2.5 किलोग्राम तक का इसका वजन होता है ओस्ट्रिच का, मतलब एग ऑफ द ओस्ट्रिच का, ठीक है ना। ये तो लार्जेस्ट हो गया, लार्जेस्ट हो गया। और बात करते हैं लॉन्गेस्ट का, मतलब सबसे लंबा। लॉन्गेस्ट सेल कौन होता है, नर्व सेल्स हो जाते हैं, जिन्हें हम न्यूरॉन बोलते हैं। तो इनमें हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, ये सब याद होगा आप लोगों को। देखिए जो सेल्स होती है ना, वो कई प्रकार की हो सकती है। जैसे हमारा बैक्टीरियल सेल्स को हम पढ़ते हैं, जो 4 टाइप की होती हैं। बैक्टीरियल सेल कितनी टाइप की होती हैं, 4 टाइप की। बैसिलस हो जाती हैं, स्पाइरल हो जाती हैं, रॉड शेप्स की हो जाती हैं, विब्रियो हो जाती हैं। होती है कि नहीं होती, रॉड शेप का हो जाएगा ऐसे करके। वैसे ही हमारी सेल्स होती है ना, कई टाइप की हो सकती है। डिस्क शेप्स हो सकती है, स्पाइरल हो सकती है, थ्रेड लाइक हो सकती है, गामा शेप की हो सकती हैं, रॉड शेप्स, क्यूबाइडल हो सकती हैं, कॉलमनर हो सकती हैं। क्यूबाइडल मतलब क्यूब के जैसा। क्यूबाइडल मतलब जो हम लोग के क्यूब बनाते हैं ना, क्यूब बनाते हैं हम लोग की, नहीं बनाते, देखिए हम बना के दिखा रहे हैं आप लोग को ऐसा। और एक होता है कॉलमनर। कॉलमनर मतलब ऐसा, कॉलमनर ऐसे करके, कॉलमनर सेल्स मतलब जिनके बेसिस में क्या पाया जाता हो, न्यूक्लियस पाया जाता हो, ऐसे हो सकती हैं, ठीक है। अब आगे आइए प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में देखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के ऊपर हम पहले देख ही लिए हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। इसका एग्जांपल बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। देखिए इसको ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों बोलते हैं, पहले बता दिए हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। अब माइकोप्लाज्मा हो गया, इसका एग्जाम्पल पीपीएलओ हो गया, प्लूरोनिमोनियम लाइक ऑर्गेनिजम्स। स्पीड ऑफ डिवीजन, देखिए जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें स्पीड क्या होता है, ज़्यादा होता है यूकैरियोटिक सेल्स की तुलना में। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा तेज स्पीड करती हैं। आप एक काम कीजिए कि एक यहाँ पे बर्तन ले लीजिए और इसमें एक बैक्टीरिया को डाल दीजिए। क्या करिए, एक बैक्टीरिया को डाल दीजिए यहाँ पे, जो प्रोकैरियोटिक सेल है कि नहीं है। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रही है हमारी, फिर भी चलिए, बोलने का तो मन नहीं कर रहा है। देखिए जो यहाँ पे बैक्टीरिया सेल होती है ना, ये क्या करती है ना कि ज़्यादा तेज मतलब डिवीजन करती है। सेल डिवीजन क्या होगा, इनमें तेज होगा। देखेंगे 1 मिनट बाद क्या होगा कि इसमें इतनी सारी प्रेजेंट होगी, इतनी सारी, बहुत सारी, 2 मिनट में इतना इतना, मतलब बहुत ज़्यादा। इस पर क्या होता है ना, क्वेश्चंस भी पूछता है। देखिए जो बैक्टीरिया होता है उनसे बाइनरी फिजन होता है कि नहीं होता है। तो अब आपको ये पूछ दिया कि मान लीजिए एक सेल थी, मान लीजिए एक बैक्टीरिया का सेल था, ये कितना डिवीजन करेगा कि ये कितना सेल हो जाए, 16 सेल में कन्वर्ट हो जाए। कितना बार डिवीजन करेगा कि 16 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना बार करेगा, 4 बार करेगा। एक बार मान लो पहला बार किया तो कितना सेल बनाया, 2। दूसरा बार किया तो इसमें कितना बन गया, 4 बन गया। तीसरा बार करेगा तो कितना बन जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। हाँ फिर मतलब 8 हो गया। फिर चौथा बार करेगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे होता है। तो 4 बार डिवीजन करेगा तो 16 सेल बना लेगा ऐसे। अब देखिए जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट होता है, ठीक है ना। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं पाया जा रहा है, ठीक है ना। इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। जेनेटिक मटेरियल आल्सो नेक्ड। नेक्ड मतलब नंगा होगा, नंगा। देखिए हमें जब नेक्ड नहीं याद हो रहा तो हम नंगा याद कर लिए। देखिए हम पहले ही बता दिए कि यूपी बोर्ड के लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप जिसको समझ में रहा है वो देख सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देख सकता है, ठीक है ना। तो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेक्ड होता है। कैसा होता है, नेक्ड, नेकेड होता है, नेकेड होता है या नंगा होता है। सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल, जो बैक्टीरिया हो गया, उनमें सर्कुलर डीएनए होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड, जो कि वेक्टर की तरह काम करता है। जैसे हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं ना, उसमें क्या करते हैं कि किसी दूसरे बैक्टीरिया से डीएनए को निकालते हैं और एक साल्मोनेला टाइप ह्यूमेरियम बैक्टीरिया से क्या करते हैं कि प्लाज्मिड को निकालते हैं। उन दोनों को जोड़ के क्या बनाते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना देते हैं। अब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम होस्ट सेल या ई कोलाई में ट्रांसफर कर देते हैं, जहाँ पे उसका रेप्लिकेशन होता है। तो जो प्लाज्मिड होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है तथा सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, मतलब खुद से रेप्लिकेशन कर सकता है, मतलब खुद से खुद की कॉपी बना सकता है, ठीक है ना। तो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, नेक्ड होगा, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं, जो कि वेक्टर के रूप में काम करता है। प्लाज्मिड पर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता है। जो प्लाज्मिड होते हैं उस पर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होगा। हमारा जो एंटीबायोटिक है उसकी खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। एंटीबायोटिक्स का उसका नाम क्या था, पेनिसिलिन था। क्यों, क्या था, पेनिसिलिन था।
जाएगा, ठीक है ना। तो पेनिसिलिन का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है इस प्लाज्मिड पे, ठीक है ना, ये समझ लिए सिंपल सा। तो एंटीबायोटिक्स का प्लाज्मिड पे कोई असर नहीं होता है, ठीक है ना, या उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। सेल मेम्ब्रेन कन्वर्ट होकर मीसोसोम्स बनाती हैं। मान लीजिए हमारा बैक्टीरिया का सेल वाल था, इसके अंदर क्या पाई जा रही है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या होगी ना कि थोड़ा एक्सटेंड होकर ऐसे करके स्ट्रक्चर बना लेगी अंदर अंदर की तरफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीसोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीसोसोम्स बोलते हैं। मीसोसोम्स का एक ऐसा ये गुण है ना कि ये केवल प्रोकैरियोटिक सेल्स में ही पाया जाता है। तो यदि पूछ दे कि कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ प्रोकैरियोट्स, तो आप बोल सकते हैं सिंपल सा कि इनके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा, और नेक डीएनए पाया जाएगा, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, तथा इनमें मीसोसोम्स पाया जाता है, मीसोसोम्स पाया जाता है, जो कि केवल प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया का हम देख लेते हैं। सबसे देखिए बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर ध्यान से आप लोग देख लीजिए। इसके अंदर हमारा मान लीजिए वैक्यूल, जो भी आप स्ट्रक्चर डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो गया। देखिए जो बाहर वाला जो ये लाल वाला दिखा है ना, उसको हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। तो देखिए यदि बाहर से यदि अंदर तक जाएं इसके, तो सबसे जो बाहरी लेयर होगी उसको हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। उसके अंदर वाली लेयर को हम क्या बोल देंगे, सेलवाल। क्या हो जाएगा, सेलवाल। सेलवाल के बाद हो जाएगा हमारा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो जाएगा। तो ऐसे करके आप आ सकते हैं। सबसे बाहर क्या हो जाएगा, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर वाली जो लेयर है, जो लाल वाली दिखाया हूँ ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, उसके जो अंदर वाली होती है वो क्या होती है, सेलवाल होती है। और उसके अंदर वाली जो नीला वाला हम जो ब्लू वाला दिखाया वो कौन हो जाता है, कौन हो जाता है हमारा, कौन हो जाता है, वो सेल मेम्ब्रेन हो जाती है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाती है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये क्या करती है ना कि अपने आप को कुछ अंदर की तरफ मोड़ लेती है, रैप कर लेती है। क्या कर लेती है, रैप कर लेती है या सिकुड़ जाती है। वो और क्या बनाती है, मीसोसोम बनाती है। केवल ये किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। अब देखिए जो हमारा बैक्टीरिया होगा, यदि वो मूव कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, तो उसमें क्या पाया जाता है, फ्लैजेला पाया जाता है। फ्लैजेला पाया जाता है, फ्लैजेला पाया जाता है, फ्लैजेला पाया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए दो यहाँ पे फ्लैजेला पाया जा रहा है, कितना भी हो सकता है, मेनली दो ही पाए जाते हैं। अब देखिए फ्लैजेला के अलावा पाइली भी पाया जाता है। पाइली होता है और फिम्बरी होता है। पाइली होता है और फिम्बरी होता है, PILLI, पिल्ली याद कर लीजिए, गांव में पिल्ली होती है तो पाइली या फिम्बरी बोलते हैं जिसको, ठीक है ना, पिल्ली या फिम्बरी याद कर लीजिए। फिम्बरी आपको पता ही है, जो कैच करने का काम करता है ओवम को ओवरी से, ठीक है ना। तो वही वाला फिम्बरी, तो वही पाइली और फिम्बरी का काम होता है सिंपल सा अटैचमेंट का। जैसे कि मान लीजिए रॉक पे क्या करते हैं, अटैच कर लेते हैं ताकि पानी नीचे का बहे यदि तो उस पर चिपके रह जाए, चाहे हॉस्ट के बॉडी पे जो बैक्टीरिया है वो चिपका रहे, ठीक है ना, इसके लिए। तो जो आउटर मोस्ट वाल होगा उसको ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स के बाद क्या हो जाएगा, सेल वाल हो जाएगा, फिर सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। इस सेल मेम्ब्रेन से क्या बनता है, मीसोसोम्स बनता है। जो कि मीसोसोम्स क्या होता है, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमिला के फॉर्म में हो सकती है। ये वेसिकल्स के फॉर्म में हो सकती है, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में, डक्ट्स के फॉर्म में हो सकती है, और लैमिली के फॉर्म में भी हो सकती हैं। देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। एक ग्राम पॉजिटिव होते हैं और एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं कि उनमें ग्राम स्टेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्राम स्टेन पाया जाता है, जो कि इन्फेक्शन काज करते हैं। और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं जिसमें कि ग्राम स्टेन नहीं पाया जाता। सिंपल सा आप इतना ही याद कर लीजिए यहाँ पे, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मतलब ग्राम प्रेजेंट होगा, ग्राम निगेटिव मतलब ग्राम स्टेन अब्सेंट होगा। ग्लाइकोकैलिक्स डिफरेंट बैक्टीरिया में क्या होता है, डिफरेंट थिकनेस का होता है। मान लीजिए कि हमारे बैक्टीरिया, मान लीजिए साल्मोनेला टाइफी वाला बैक्टीरिया एक हो गया, ठीक है ना। तो उसका जो सेलवा जो ग्लाइकोकैलिक्स होगा ना, उसकी जो मोटाई होगी, जो थिकनेस होगी, वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है ना। तो और मान लीजिए कोई हमारा स्पाइरुला वाला हो गया, स्पाइरुलिना वाला हो गया, तो उसका जो थिकनेस होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो ग्लाइकोकैलिक्स में दो शीथ होते हैं, एक लूज शीथ होता है और एक शीथ ट्यूब। मान लीजिए ग्लाइकोकैलिक्स में कन्वर्ट होता है, सिंपल में कन्वर्ट होता है। यदि वो लूज शीट बना रहा है, क्या बना रहा है, लूज शीट बना रहा है, तो उसको हम स्लाइम लेयर बोल देंगे। क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर, स्लाइम मतलब कुछ स्लाइमी सा समझ रहा है ना, स्लाइमी एरिया जो होता है, कुछ कचरा गीला गीला सा, तो वैसे ही यदि लूज है तो उसको हम स्लाइम लेयर बोल देंगे, यदि ठीक हो गया तो उसको हम कैप्सूल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोल देते हैं। तो यदि वही लूज शीट में है तो उसे हम स्लाइम लेयर बोल देंगे, वही ठीक है तब है तो उसको हम कैप्सूल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा अब तक। तो चलिए आगे चलते हैं। आते हैं वर्क ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमिला। जो हमारा मीजोसोम यहाँ पे बना था, जो मीसोसोम यहाँ पे ये बना है, मीसोसोम्स, ये किसके फॉर्म में, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमिली के फॉर्म में बनता है। इनका कार्य क्या क्या होता है, तो सेल वाल का फॉर्मेशन करते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन करते हैं, सेल वाल का फॉर्मेशन करते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन करते हैं। डॉटर सेल्स के डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे डॉटर सेल क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन में उनके मतलब छांटने में, मतलब
डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, सेक्रीशन प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं। तो पहला हो गया सेल वॉल फॉर्मेशन, दूसरा हो गया डीएनए के रेप्लिकेशन में, तीसरा हो गया डाटा सेल्स के डिस्ट्रीब्यूशन में, चौथा हो गया रेस्पिरेशन में, पांचवा होता है सेक्रीशन प्रोसेस में, सेक्रीशन का भी काम करते हैं, और छठवां होता है इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एंजाइम कंटेंटिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यदि अरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही तो ही बनी है ना वेसिकल्स ट्यूबुल्स से लैमिना या जो मेसोजोम बोल रहे हैं, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी ना उनका सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं। आपको यदि हम दो वस्तुएं दे, एक छोटा छोटा करके दे और एक बड़ा दे, तो उसमें जो जो छोटा छोटा, जैसे मान लीजिए आप 1 किलो क्या लीजिए ना, कोई भी चीज़ लीजिए, भी रुकिए हम 1 सेकंड। हाँ तो देखिए सरफेस एरिया की यहाँ पे हम बात कर रहे थे, क्या बोलते हैं सरफेस एरिया के बारे में। तो ये क्या करता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को मान लीजिए हमारा इंचल है ना, तो इसका सरफेस एरिया इस समय इतना है, क्या इतना है। यदि इसको क्या कीजिए, छोटे 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 टुकड़ों में काट दीजिए, मतलब देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे खूब काट दीजिए, तो इसका सरफेस एरिया होगा ना बढ़ जाएगा, जो इसके सरफेस का एरिया होगा वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो वैसे ही मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे सीधी थी, और जब क्या होगी कि मुड़ गई, जगह जगह मुड़ गई, तो सरफेस एरिया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तो वही सरफेस एरिया बढ़ जाता है एंजाइम के कंटेंट के लिए। अब आते हैं साइनोबैक्टीरिया जो होता है ना, वो क्या कंटेन करता है, मेम्ब्रेन स्टेशन, जिसे हम क्रोमेटोफोर बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया होता है वो यहाँ पे मेसोजोम तो बना ही रहा है, उसके साथ साथ क्रोमेटोफोर्स भी बनाते हैं। जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं क्या कंटेन करते हैं, पिगमेंट यहाँ पे क्रोमेटो दिख जाए, यहाँ पे क्रोमा दिख जाए, क्या दिख जाए, क्रोमा क्रोमा क्रोमा। देखिए क्रोमा का मतलब ही हमको लगता है कि होता है यहाँ पे रंग से रिलेटेड, जैसे हम लोग VFX में क्रोमा और का यूज किया जाता है ना, वैसे ही। तो क्रोमा जहाँ पे दिख जाए, वहाँ पे समझिए सिंपल सा कि वहाँ पे कुछ पिगमेंट से रिलेटेड होगा। तो जो क्रोमेटोफोर्स होता है ना, वहाँ पे पिगमेंट कंटेन करता है। अब आते हैं बैक्टीरिया नॉन मोटाइल है तो उसमें फ्लैजेला एब्सेंट होगा, और यदि मोटाइल है तो उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। फ्लैजेला क्या होता है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। फ्लैजेला क्या होता है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। देखिए फ्लैजेला में 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, एक फिलामेंट होता है, हुक होता है और बेसल बॉडी होता है। फिलामेंट हो गया, हुक हो गया और बेसल बॉडी हो गया। जो हमारा फिलामेंट हो जाता है, हुक हो जाता है और बेसल बॉडी हो जाता है, ठीक है ना। तो जो हमारा फ्लैजेला होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी, ठीक है। ये तीनों क्या करते हैं, मोटाइलिटी में हेल्प करते हैं, केवल और केवल मोटाइलिटी, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे बैक्टीरिया को भेजने में ही हेल्प करते हैं। मान लीजिए हमारा बैक्टीरिया का ये सेल था, इसका मान लीजिए सेलवाल था, सेलवाल से लगा है क्या, ग्लाइकोकैलिक्स था, उससे क्या लगा, हमारा फ्लैजेला निकला था कि नहीं निकला था। तो जो आगे वाला जो लंबा वाला भाग है तो उसे हम फिलामेंट बोल देते हैं, जो नीचे वाला भाग होता है उसे हुक बोलते हैं, जो यहाँ पे चिपका होता है थोड़ा अंदर के साइड होता है उसको हम वेसल बॉडी बोल देते हैं। तो बेसिस मतलब बेस यहाँ पे आ रही है, बेस मतलब आधार, यहाँ पे एकदम जो अंदर के साइड होगा वहाँ पे बेसल बॉडी हो जाता है, उसके थोड़ा ऊपर क्या हो जाता है, हुक हो जाता है। सबसे वाले जो सबसे आगे लंबा वाला भाग होता है उसे हम फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है ना, फिलामेंट बोल देते हैं। अब देखिए इसके अलावा फ्लैजेला के अलावा या सिलिया के अलावा भी फाइली और फिम्बरी पाया जाता है, जिसको आप बता ही दिए हैं। ये क्या करते हैं कि अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। ये मोटाइलिटी में हेल्प नहीं करते, मूवमेंट में कोई हेल्प नहीं करते, मूवमेंट में ये कोई हेल्प नहीं करेंगे। ये क्या करते हैं, राक या एनिमल्स के बॉडी से चिपकने में हेल्प करते हैं। राइबोसोम क्या होता है, डिस्क। राइबोसोम को मतलब सॉरी राइबोसोम की डिस्कवरी किसने किया था, जॉर्ज पैलेट ने किया था। राइबोसोम की डिस्कवरी किसने किया था, जॉर्ज पैलेट ने 1953 में किया था, 1953 में किया था। जो राइबोसोम होता है वो कंपोज्ड होता है किसका, आरएनए और प्रोटीन का। देखिए जो राइबोसोम होता है 2 टाइप का होता है, हमारा राइबोसोम होता है 2 टाइप का होता है, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम, यानी 70S और 80S। यहाँ पे 80S क्या, ये मतलब यस क्या होता है, यस क्या होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन मतलब आप लोग जो जो जब आप पढ़ेंगे वहाँ पे, जो हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ते हैं तो वहाँ पे सेडिमेंटेशन पढ़ा जाता है। क्या करते हैं हम लोग, जो वाटर होता है उसको छोड़ देते हैं, जिससे कि जो भारी वाला कण रहेगा वो नीचे बैठ जाता है। तो सेडिमेंटेशन मतलब सिंपल सा होता है अवसादन या नीचे बैठना, यानी जो बड़ा वाला होगा ये नीचे होगा। देखिए जो 70S होता है ना वो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, और जो 80S होता है यूकैरियोट्स में पाया जाता है। जो 70S होता है वो प्रोकैरियोट्स में, जो 80S होता है यूकैरियोट्स में पाया जाता है। तो जो प्रोकैरियोट्स होता है ना उनमें 70S है, तो 70S 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। कितने सब यूनिट से, 2 सब यूनिट से। कौन कौन सा वो सब यूनिट हो जाएगा, 30S और 50S, और 80S 2 हो जाएगा, 2 सब यूनिट्स हो जाएगा 60S और 48। यहाँ पे देखिए ये कहेंगे कि आप 50 और 30 को जोड़ के 80 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये बायोलॉजी का हमारा मैथ है, ठीक है ना, बायोलॉजी वाला मैथ है। तो 70S 2 सब यूनिट से बना होता है, 30S और 50S, और 80S किससे, 60S और 40S। देखिए इसमें जो इसमें 60S बड़ा है, इसमें 50S बड़ा है, तो दोनों क्या होंगे, नीचे होंगे, और ऊपर क्या होगा, छोटा वाला। तो इसमें 30S ऊपर हो जाएगा, इसमें 40S नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए राइबोसोम यदि आरएनए के साथ जुड़ जा रहा है तो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिस राइबोसोम या पॉलीसोम्स बोलते हैं।
तो राइबोसोम के साथ यदि mRNA जुड़ जा रहा है या mRNA के साथ राइबोसोम जुड़ जा रहा है तो उसको हम पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम बोलते हैं। और क्या बनाते हैं? ये क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। अब देखिए इंक्लूजन बॉडीज क्या होते हैं? ओनली इन प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। केवल किसमें पाए जाते हैं? इंक्लूजन बॉडी प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं और नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। और नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, इसका मतलब क्या करते हैं? फ्री फ्लोएट करते हैं। मतलब जो हमारा मान लीजिए स्विमिंग पूल में हम लोग क्या करते हैं? फ्री फ्लोएट करते हैं कि नहीं करते हैं? तैरते हैं। वैसे ही क्या करते हैं? ये भी फ्री होते हैं साइटोप्लाज्म में। इंक्लूजन बॉडी प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, फ्री होते हैं साइटोप्लाज्म में। रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है ना, रिजर्व फूड मटेरियल हमारा, रिजर्व फूड मटेरियल उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल ही क्या है? इंक्लूजन बॉडी है। तो रिजर्व फूड मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म। इसमें 3 एग्जाम्पल दिया गया है, फास्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिक ग्रेन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। कौन हो गया? फास्फेट ग्रेन्यूल्स हो गया, साइनोफाइसिक ग्रेन्यूल्स हो गया और हमारा ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो गया। तो 3 है, फास्फेट, साइनोफाइसी और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो गया। ठीक है ना। अब आते हैं आगे देखिए, नोट करके लिखिएगा। जो गैस वैक्यूल होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी या पर्पल फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये एकदम याद कर लीजिए, क्वेश्चन इसमें शायद पूछ भी चुका है नीट में। तो गैस वैक्यूल्स किस में पाया जाता है? ब्लू ग्रीन पर्पल फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन होगा या ब्लू पर्पल हो जाएगा या पर्पल या फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया, जो भी याद कर लीजिए। ब्लू ग्रीन पर्पल फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में पाया जाता है गैस वैक्यूल्स। यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करते हैं अब, यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो यूकैरियोटिक सेल्स में किसको रखा गया? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया को रखा गया है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो प्रोकैरियोटिक थे, प्रोकैरियोट्स से उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। अब देखिए, जो प्लांटी होगा उसमें प्लांट सेल होगा, एनिमलिया में कौन होगा? एनिमल सेल होगा। जो प्लांटी होगा उसमें प्लांट सेल होगा और एनिमलिया होगा उसमें एनिमल सेल होगा। ठीक है ना। देखिए, जो प्लांट सेल होता है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, लार्ज सेंटर वैक्यूल होता है। जब आप प्लांट सेल पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे, मान लीजिए प्लांट का सेल है तो उसमें आप देखेंगे ऐसा स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे करके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल्स बोलते हैं, गैस वैक्यूल बोलते हैं। तो प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जाता है जिसमें कि जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होता है जो कि एनिमल सेल में नहीं होता है। तो यहाँ पे अंतर समझ में आएगा ना, प्लांट सेल में सेल वॉल रहेगा, प्लास्टिड रहेगा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल रहेगा, लेकिन एनिमल सेल्स में ये तीनों नहीं होते हैं। अच्छा, तो ये मान लीजिए तीनों एनिमल सेल में है नहीं, तो इसके सिवा है क्या? सेंट्रियोल होता है। क्या होता है? सेंट्रियोल होता है, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है, स्पिंडल फाइबर को बनाने में सहायता करता है हमारा सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या बनाता है? स्पिंडल फाइबर, जो मेटाफेज स्टेज होता है ना, तो उसमें जो हमारा क्रोमोसोम होता है यहाँ पे इक्वेटर पे आके अटैच हो जाता है, ऐसे स्पिंडल फाइबर से। स्पिंडल फाइबर से क्या हो जाता है कि आके अटैच रहता है कि नहीं रहता है यहाँ पे? तो अटैच रहता है। तो यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर्स होता है वो सेंट्रियोल से ही बना होता है। तो सेंट्रियोल किस में हेल्प करता है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो सेंट्रियोल देखिए, सी से सेंट्रियोल, सी से सेल डिवीजन, सी से सेंट्रियोल, सी से सेल डिवीजन। आते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। तो इसकी स्ट्रक्चर को 1950 के बाद अच्छे से पढ़ा गया था, 1950 के बाद अच्छे से पढ़ा गया क्या था? क्योंकि वहाँ पे उस समय क्या हुआ था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हो चुका था। ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन लिपिड तथा प्रोटीन या और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। लिपिड हो जाता है हमारा, प्रोटीन हो जाता है और हमारा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट हो जाता है। तो लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन का वही हमारा 3 है यार, नहीं याद करते हैं? फैट हो गया, वसा हो गया, फैट वसा है, या जैसे प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट हो गया और हमारा फैट हो गया, तो वही चीज़ है। लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बो, इन तीनों चीज़ से मिलकर हमारा मेम्ब्रेन बना होता है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना। लिपिड बाइलेयर के रूप में होता है। जो लिपिड होता है ना, कैसा होगा? बाइलेयर। मान लीजिए एक लेयर ये हो गया ना, और एक क्या होगा? एक लेयर और हो जाएगा। और इसी में क्या होता है कि प्रोटीन होता है। मान लीजिए इसके ऊपर हो गया तो पेरिफेरल हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा तो कौन हो जाएगा? इंटीग्रल प्रोटीन होता है। आगे हम बता देंगे। ठीक है ना। अब देखिए, जो लिपिड होता है ना, उसका जो हाइड्रोफिलिक तेल है वो अंदर होता है। ये मान लीजिए इसका ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया। ठीक है ना। मान लीजिए लिपिड का ड्रॉपलेट है, ये क्या? एक ड्रॉप है, जैसे हमारा ऑयल का ड्रॉप होता है वैसे ही एक ड्रॉप है। तो इसमें जो इसका हेड होगा वो बाहर की तरफ होगा, जो कि पोलर हेड होता है, आउटर साइड में होता है। और वहीं बात करें हाइड्रोफिलिक टेल होता है, वो अंदर के साइड होता है। ठीक है ना, अंदर के साइड होता है। इसीलिए क्या होता है ना कि ये इसमें वह मतलब वेटिंग से बचता है, मतलब पानी इस पर नहीं जल्दी चिपकता है। ठीक है ना। आगे देखिए,
द लिपिड कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ द फास्फोग्लिसराइड। जो लिपिड कंपोनेंट होता है मेम्ब्रेन का वो किससे कंपोज होता है? फास्फोग्लिसराइड से। क्या मतलब कंसिस्ट करता है? फास्फोग्लिसराइड्स। जो लिपिड कंपोनेंट होता है जो क्या कंटेन करता है? फास्फोग्लिसराइड्स, फास्फोग्लिसराइड, फास्फोग्लिसराइड्स, ठीक है ना। ह्यूमन आरबीसी के जो मेम्ब्रेन होती है, जो ह्यूमन आरबीसी होती है उसकी मेम्ब्रेन, ह्यूमन जो आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यह तो आपको पता ही होगा। जो ह्यूमन या यूकैरियोटिक्स की जो आरबीसी होती है ना, उनमें क्या होता है? उनमें क्या होता है कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस इसलिए एब्सेंट होता है ना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को हमारी आरबीसी कैरी कर सके। क्या कर सके? ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को कैरी कर सके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ले जा सके टिश्यूज के पास, ठीक है ना। तो ह्यूमन आरबीसी मेम्ब्रेन होती है ना, उसकी उसमें 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है, और शेष क्या हो सकता है? पॉलीसेकेराइड्स, यानी जो हमारा कार्बोहाइड्रेट वो हो सकता है। तो 52% प्रोटीन हो जाएगा और 40% क्या हो जाएगा? लिपिड हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। 52% प्रोटीन और 40% लिपिड होता है। मेम्ब्रेन सरफेस, मान लीजिए यदि मेम्ब्रेन, मतलब मान लीजिए हमारा लिपिड था, ये जो लिपिड का स्ट्रक्चर दिया गया है, ऐसे करके लिपिड का स्ट्रक्चर दिया है कि नहीं दिया है? ऐसे करके लिपिड का स्ट्रक्चर दिया हम लोगों ने, दिया है ना। तो मान लीजिए इसके यदि बीच में हमारा एक प्रोटीन पाया जा रहा है तो इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम क्या बोल देंगे? इंटीग्रल प्रोटीन। क्या बोल देंगे? इसको हम इंटीग्रल प्रोटीन बोल देते हैं। और यही इसके ये ऊपर पाया जा रहा है तो इसको हम क्या बोल देंगे? पेरिफेरल प्रोटीन। क्या बोल देंगे? पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है ना, पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं। तो यदि मेम्ब्रेन के सरफेस पे है तो उसको हम पेरिफेरल बोल देंगे, यदि उसके अंदर है, इसके अंदर है, तो इंटीग्रल प्रोटीन। इनका काम सिंपल सा ये होता है ना कि कोई भी किसी भी चीज़ को अपने के द्वारा, मान लीजिए ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, मेम्ब्रेन थी, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये लिपिड पाई जाती है, ऐसे करके पाई जाती है ढोलक के जैसा, ठीक है ना, ऐसे पाई जाती है। अब किसी भी सब्सटेंस को हमको इस साइड से इस साइड लाना है तो यहाँ पे क्या किया जाएगा ना, इसको इसके ऊपर रख दिया जाएगा, जिससे क्या होगा ना कि ये 80 डिग्री 180 डिग्री घूम जाता है। मतलब ये वाला सिरा इधर आ जाएगा, ये वाला सिरा कहाँ चला जाएगा? इधर। जिससे ये सब्सटेंस इस पे साइड इधर आ गया कि नहीं आ गया? अंदर, अब इस पे छोड़ देगा। तो ऐसे करके होता है मूवमेंट, ठीक है ना। तो इंटीग्रल प्रोटीन इसमें हेल्प करता है। देखिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी के बारे में है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है ना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को 1972 में सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था। इन्होंने ये बताया था कि लिपिड बाइलेयर के लैटरल साइड में तथा बीच में, देखिए ये लिपिड है ना, इसके लैटरल साइड में, देखिए ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ भी हो सकता है, लैटरल साइड में, और बीच में क्या होते हैं ना, बीच में क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना, और इनका मूवमेंट होता है। तो प्रोटीन का क्या होता है? मूवमेंट होता है। लिपिड बाइलेयर के लैटरल साइड में तथा बीच में प्रोटीन का मूवमेंट होता है। लिपिड के फ्लूइड नेचर की वजह से होता है। जो मूवमेंट हो रहा है, जो प्रोटीन हमारी घूम जा रही है, चाहे यहाँ से प्रोटीन यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ आ गई, ऐसे करके जो घूम जा रही है ना, वो किसकी वजह से होता है? फ्लूइड नेचर की वजह से, जो कि तरल नेचर होता है किसका? हमारे लिपिड का, ठीक है ना। लिक्विड की तरह फ्लूइडिटी, जो लिक्विड की तरह, मतलब जो फ्लूइड नेचर होता है उसी चीज़ को हम फ्लूइडिटी बोलते हैं। जिसका जो फ्लूइड नेचर है लिक्विड की तरह, उसको हम फ्लूइडिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी कहते हैं। लिपिड के फ्लूइड नेचर के फायदे, मान लीजिए हमारी लिपिड है वो, उसका फ्लूइड नेचर है, तो उसका फ़ायदा क्या क्या है? उसका फ़ायदा क्या क्या है? हमको उसके फ़ायदा क्या क्या है? तो लिपिड के फ्लूइड नेचर के फ़ायदे क्या क्या है? हेल्प करता है सेल के ग्रोथ में, तो हेल्प इन सेल ग्रोथ, इंटरसेलुलर जंक्शंस बनाने में, क्या बनाने में? इंटरसेलुलर जंक्शन बनाने में, सेक्रीशन में, इंडोसाइटोसिस में और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो किस में हेल्प करता है? सेल ग्रोथ में, इंटरसेलुलर जंक्शन बनाने में, सेक्रीशन में हेल्प करता है, इंडोसाइटोसिस में हेल्प करता है और सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है ना। सेल के डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है ना। आगे देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने अंदर से ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जिसे अभी बताएं कि नहीं बताइए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है तो ये अपने अंदर से ट्रांसपोर्ट, जो सब्सटेंस क्या करती है? डिफ्यूजन कराती है। मतलब इसके थ्रू क्या होते हैं? अंदर जाते हैं, फिर अंदर से बाहर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये अंदर या बाहर ट्रांसपोर्ट करती है सब्सटेंसेस का। पैसिव ट्रांसपोर्ट किसे बोलते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव मतलब क्या होगा? पैसिवली हो, मतलब कि इसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना, पैसिवली होती है। देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जो हमारा वाटर होता है वो कहाँ से कहाँ बहता है? हायर से लोअर की तरफ बहेगा कि नहीं? मान लीजिए एक तरफ ऊंचाई है, एक तरफ नीचे निचाई है, तो ऊंचाई से, मतलब ऊंचाई वाले स्थान से नीचे की तरफ पानी हमेशा जाता है कि नहीं जाता है? जाता है ना। तो वही चीज़ हो गया कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब ज़्यादा जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन वहाँ से किधर जाएगा? कम कंसंट्रेशन की तरफ जाता
है, ठीक है ना। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट होता है, एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। मान लीजिए हमारा पहाड़ था, क्या था, ये पहाड़ था, यही से हम आपको समझा देते हैं, ये हमारा पहाड़ था, यहाँ से हमको किसी चीज़ को नीचे क्या करना है, छोड़ना है, तो सिंपल सा हम यहाँ पे इसको रख के छोड़ देंगे जिससे ये अपने आप नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको एनर्जी भी नहीं लगी, एनर्जी भी नहीं लगी, एटीपी भी नहीं लगी, और हायर से लोअर जा भी रहा है। हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जा रहा है, लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हायर से लोअर जा रहा है कि नहीं जा रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। यहीं यदि एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यदि हमको यहाँ से इसको ऊपर लेके जाना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, एटीपी की आवश्यकता पड़ती है। भाई पहाड़ पे चढ़ना मुश्किल होता है, उतरना नहीं होता है, ठीक है ना, ऐसे समझिए आप। तो सीढ़ियाँ चढ़नी क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल होती है, तो यहाँ पे एटीपी की आवश्यकता होती है। और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे ये होता है ना, यदि हायर से जो लोअर का मूवमेंट है वही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है अपना, हायर से लोअर, हायर से लोअर, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन है, यही हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। यदि इसके विपरीत हो रहा है तो वो अंगेस्ट बोल देंगे। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ना वो अंगेस्ट होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। तो अंगेस्ट होता है मतलब अपोजिट होता है किसके, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। तो यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के एलांग होता है, ठीक है ना, लोअर से हायर से लोअर की तरफ हो रहा है। यदि वाटर का मूवमेंट डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है, किसके थ्रू, देखिए हमारे प्लाज्मा में क्या कर रही थी, इसको डिफ्यूज करके इधर, मान लीजिए यहाँ पे गैसेस थी, इसके अपने अंदर से डिफ्यूज करके बाहर से अंदर की तरफ ला रही थी ना। यदि यही वाटर आ रहा है, क्या आ रहा है, यदि वाटर आ रहा है तो इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, ऑस्मोसिस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। एक हम लोग को पढ़ने को मिलता है ऑस्मोटिक, किसे बोलते हैं, ऑस्मोटिक। मान लीजिए यहाँ से जो आ रहा है ना, इसको रोकने के लिए जितना प्रेशर लगेगा, इसको रोकने के लिए जितना प्रेशर रहेगा वही हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाता है। यहाँ पे क्या होती है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो जाती है। उस समय ऑस्मोटिक प्रेशर के समय इसको हम क्या लेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब आधा परमिएबल रहती है, पूरी तरह से परमिएबल नहीं रहती है, केवल सॉल्वेंट आ सकते हैं। अच्छा सॉल्वेंट क्या होता है, हमारा वाटर होता है। सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर। जब हम कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें दो कंपोनेंट, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। जैसे हम पानी का मतलब मतलब शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो जिसमें मान लीजिए शरबत बना रहे हैं, तो जो इसमें पानी होता है ना वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। जो इसमें चीनी हम लोग घोलते हैं या जो नमक घोलते हैं वो क्या हो जाता है, हमारा सोल्यूट हो जाता है, ठीक है ना। तो सोल्यूट होता है। जो सॉल्वेंट होता है वो अधिक मात्रा में होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है, और सोल्यूट क्या होता है, कम मात्रा में होता है, ठीक है ना। तो अब हम पीछे का रिवाइज कराते चल रहे हैं, जो कि जिनका बेसिस बहुत कमजोर है, बेस बहुत कमजोर, उनके लिए बता रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिए हमारी बात को। अब देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन होता है, एनर्जी नीडेड होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। अंगेस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अंगेस्ट होता है। और एग्जाम्पल में Na और सोडियम पोटेशियम पंप हो गया हमारा, सोडियम पोटेशियम पंप। ये हम लोग पढ़ते हैं कब, एक्शन पोटेंशियल जब पढ़ते हैं ना, एक्शन पोटेंशियल पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, तो वहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में। एक बार सोडियम अंदर आता है, फिर पोटेशियम अंदर आता है, सोडियम बाहर जाता है, पोटेशियम बाहर जाता है, ऐसे करके होता है हमारा एक्शन पोटेंशियल। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कैसा होता है, ये क्या करते हैं, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम मतलब ये हो गया ना कि जो ये इस सिस्टम में जो इन्वॉल्व होगा वो एक दूसरे से क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑर्डिनेट मतलब साथ साथ काम करेंगे। जैसे कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, एक दूसरे से जो इंटरेक्ट करते हैं वही चीज़ हमारा कोऑर्डिनेशन हो जाता है। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम किससे बोल देते हैं, जो उनका फंक्शंस होगा वो कोऑर्डिनेटेड होगा, एक दूसरे का हेल्प करेंगे, एक दूसरे का क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। इसमें इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या करते हैं, एक दूसरे का सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन आता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, जो कि दो टाइप का होता है, एक रफ इंडोप्लाज्मिक, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहले बता दिए। लाइसोसोम्स होता है। लाइसोसोम्स क्या होता है, आत्महत्या की थैली होती है क्या, लाइसोसोम ना। लाइसोसोम्स क्या करती है ना कि एंजाइम सेक्रेट करने का काम करती है। जैसे हमारे पड़ोसी हैं, तो पड़ोसी झगड़ा करते हैं तो हम लोग घर में से निकल के देखते रहते हैं कि नहीं देखते रहते हैं। वैसे ही जब कोई भी सेल डैमेज होता है ना, कोई भी सेल, मान लीजिए यहाँ पे 2 सेल था, तो ये सेल मान लीजिए डैमेज हुआ, तो ये क्या करेगा ना, यहाँ पे कुछ केमिकल सेक्रेट करेगा, जिसे हम इंटरफेरॉन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन, अल्फा इंटरफेरॉन होता है शायद। ये इंटरफेरॉन क्या होता है, रिलीज होता है। ये इंटरफेरॉन इसको सिग्नल भेजता है कि तू क्या कर, कि बचा रहे, अपने आप को रिपेयर कर, ठीक है ना, कि मैं डैमेज हो चुका हूँ। इसको बचाने के लिए केमिकल सेक्रेट करते हैं। तो लाइसोसोम का काम सिंपल सा होता है वही सेक्रेशन कराने का। वैक्यूल्स हो गए, वैक्यूल्स किस में पाए जाते हैं, केवल प्लांट्स में। आप लोगों को पहले बता दीजिए, प्लांट सेल होगा उसमें एक सेंट्रल वैक्यूल इतना बड़ा सा होता है, तो क्या हो जाता है, वही वैक्यूल्स हो जाता है, केवल प्लांट्स में पाया जाता है। अब नॉन इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में देखते हैं। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या करते हैं कि जो ऑर्गन्स होते हैं एक दूसरे से फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करते हैं। वही नॉन इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होता है कि ये एक दूसरे से क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, हेल्प नहीं करते हैं। एग्जाम्पल में माइटोकांड्रिया हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और ऑक्सीसोम होता है। माइटोकांड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं।
डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, इनमें डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है। इनमें तो सिंगल मेम्ब्रेन होता है, इसमें सिंगल मेम्ब्रेन, इसमें सिंगल मेम्ब्रेन होता है सब में, लेकिन इनमें क्या होता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर वाले होते हैं नॉन इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जो नॉन इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम वाले हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सीसोम्स हो गए। सेल वॉल के बारे में देख लेते हैं। सेल वॉल क्या होते हैं, नॉन लिविंग होती है। सेल वॉल क्या होती है, नॉन लिविंग होती है। आउटर कवरिंग, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग होती है। अरे पहले तो सेल वॉल पाया जाएगा, उसके अंदर क्या पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो सिंपल से यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऊपर क्या होगा, सेल वॉल होगा। तो आउटर कवरिंग होती है किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन को पचाता कौन है, काइटिनेज एंजाइम। जो प्लांट का सेल होता है वो किससे बना, सेल वॉल किससे बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज को डाइजेस्ट कौन करता है, सेलुलोज एंजाइम। एल्गी का सेल वॉल किससे बना होता है, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, माइनेंस, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है ना। तो जो एल्गी होगा सेलुलोज हो जाएगा, गैलेक्टेंस, माइनेंस और कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है। वही प्लांट का सेलुलोज हो जाता है, पेक्टिन हो जाता है, हेमीसेलुलोज होता है और प्रोटीन होता है, ठीक है ना। सेलुलोज, पेक्टिन, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन हो जाएगा। देखिए सेलुलोज हो गया, हेमीसेलुलोज हो गया, एक जैसा, पेक्टिन और प्रोटीन एक जैसा, ठीक है ना। सेल वॉल क्या होता है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेसेस। जो हमारा, मान लीजिए हमारी सेल है, इसके ऊपर यदि सेल वॉल पाई जा रही है तो हम इसको मार रहे हैं, ऐसे करके मार रहे हैं ना, तो इसको मैकेनिकल से भी बचा रहा है और अंदर से जो केमिकली होगा ना वैसे ही बचाता है। तो सेल वॉल सिंपल सा काम क्या करता है कि मैकेनिकल और केमिकल जो स्ट्रेसेस होते हैं, प्रोसेस होते हैं, उनसे बचाता है। वर्क होता है क्या इसका, वही वाला जो बता दिया। दूसरा वर्क ले लीजिए, इन्फेक्शन से बचाता है, सेल टू सेल इंटरेक्शन प्रदान करता है, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। तो सेल से सेल का इंटरेक्शन प्रदान कराता है। तथा माइक्रो मालिक्यूल्स के लिए बैरियर का, मान लीजिए यहाँ से केवल पानी इस सेल में जा सकता है, छोटे छोटे जो मालिक्यूल्स होकर वही जा सकते हैं, जो बड़ा मालिक्यूल होगा ना इससे नहीं जा सकता। उसके लिए क्या होता है कि बैरियर होता है, मतलब रोकने का काम करता है। बैरियर मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बैरियर मेथड का उपयोग करने के लिए कंडम्स हो जाते हैं, हमारे सर्वाइकल कैप्स हो जाते हैं, तो ये सब बैरियर मेथड होते हैं, ठीक है ना। तो बैरियर फिजिकली जिनको रोका जाए, तो वैसे ही बैरियर का काम करता है। मिडिल लैमेला क्या होता है, सेल वॉल होता है ना, सेल वॉल की तरह ये भी एक लेयर ही होता है मिडिल लैमेला का, मतलब दो सेल वॉल के बीच में जो लेयर होगा वो इसी समझिए कि मिडिल हमारा लैमेला है। तो ये भी सेल वॉल के जैसा ही होता है, अटैच करता है दो सेल्स को, अटैच टू सेल्स। अब देखते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टाइनी और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो कैसी होती है, टाइनी और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, जो हमारी जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो टाइनी और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, टाइनी और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ऐसे करके देखिए ना आप लोग, बना होगा ऐसे करके बना होता है, ठीक है ना। टाइनी और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। दो टाइप की होती है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको पहले बता दिए, हम जल्दी से बताएंगे। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा, राइबोसोम अब्सेंट होगा, और इस रफ में क्या होगा, राइबोसोम प्रेजेंट होगा। जो हमारी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यदि इसके ऊपर हमारा राइबोसोम आ जा रहा है तो उसको हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देंगे। यदि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर यदि राइबोसोम आ जा रहा है, राइबोसोम आके लग जा रहा है, उसको हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देंगे। यहाँ पे राइबोसोम आके लग जाता है और प्रोटीन का सिंथेसिस कराने लगता है, ठीक है ना। और वहीं स्मूथ में क्या होता है कि राइबोसोम अब्सेंट होता है और लिपिड का सिंथेसिस कराता है। जो हमारी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो क्या करती है, स्मूथ लिपिड का सिंथेसिस करती है और उसके साथ लिपिड हार्मोन्स का भी सिंथेसिस करती है। और रफ इंडोप्लाज्मिक प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और सेक्रीशन का काम करता है। अब देखते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स के बारे में। किसके बारे में, गोल्जी ऑपरेटर्स के बारे में। तो गोल्जी ऑपरेटर्स में क्या होते हैं, डिस्क पाए जाते हैं। इसकी खोज किसने किया था, 1897 में कैमिलो गाल्जी ने किया था। कैमिलो गाल्जी ने किया था, ठीक है ना। जो कि डेंस स्ट्रक्चर होते हैं, जो हमारे गाजी ऑपरेटर्स होते हैं, आप किताब बगल में खोल के रख लीजिए और वहाँ से मिलाते रहिए जो हम बताते जा रहे हैं। तो गाजी ऑपरेटर्स होता है वो डिस्क शेप का होता है। उसमें 1898 में इसकी खोज किसने, डिस्क शेप का होता भी है वैसे, ठीक है ना। डिस्क शेप का होता है, यहाँ पे डिस्कवरी हम लिखे हैं लेकिन डिस्क शेप का होता भी है गाजी ऑपरेटर्स, सही बताए हैं, ठीक है ना। तो जो गाजी ऑपरेटर्स खोज डिस्कवरी किसने की थी, 1898 में कैमिलो गाल्जी ने की थी। कैमिलो गाल्जी ने की थी। और डेंस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है ना, इसमें दो फेज पाए। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारी क्या होगी, गोल्जी ऑपरेटर्स है ये, तो इसमें दो फेस होंगे, एक होगा हमारा सिस फेस, एक होगा ट्रांस फेस। क्या होगा, ट्रांस फेस। ये एक होगा ट्रांस फेस, एक होता है सिस फेस, ठीक है ना। सिस फेस को हम फार्मिंग फेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फार्मिंग
फेज, इनको हम क्या बोलते हैं, फार्मिंग फेज। और ट्रांस फेज को हम क्या बोलते हैं, मेच्योरिंग फेज, मेच्योरिंग फेज बोलते हैं, फेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस आके इस फेज पे जुड़ता है और किधर चला जाता है, ट्रांस फेज पे भेज दिया जाता है। तो ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करता है, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, पैकेजिंग का काम करता है। तो गाल्जी अपरेटस खोज 1898 कैमिलो गाल्जी ने किया था। डेंस स्ट्रक्चर होता है। कैमिलो गाल्जी के पास दो फेस होते हैं, एक होता है सिस फेस, एक होता है ट्रांस फेस, जो कि सिस फेस पे कोई भी सब्सटेंस ट्रांस फेस तक चला जाता है। इसकी डिस्क शेप का होता है, सैक्स या सिस्टर्नी, सैक्स या सिस्टर्नी एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। देखिए ऐसे करके क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। मान लीजिए एक ये सैक हो गया, यहाँ पे देखिए दूसरा सैक हो गया, तो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है कि नहीं है, पैरेलल होते हैं। फंक्शन देख लीजिए गार्डी अपरेटस का, पैकेजिंग मटेरियल का काम करता है। सेल के टारगेट प्लेसेस पर भेजेगा या सेल से बाहर। मान लीजिए एक हमारा सेल था, इसके अंदर यहाँ से किसी सब्सटेंस को यहाँ पे भेजना है, तो हमको गाड़ी की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो वह गाड़ी कौन सी है, यही वाली है। यही कौन सी हमारी होती है, गाल्जी अपरेटस हो गया, ठीक है ना, गाड़ी गाल्जी अपरेटस। तो गाड़ी कौन सी हो जाती है, इसके ऊपर बैठेगा और यहाँ तक चला जाएगा। तो वही पैकेजिंग मटेरियल का काम करता है और ट्रांसपोर्ट का काम करता है, मतलब टारगेट सेल तक उन सब्सटेंस को भेजने का काम करता है। और क्या करता है, सिंथेसिस करता है ग्लाइकोप्रोटीन्स का और ग्लाइकोलिपिड्स का। ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। यदि प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें तो राइबोसोम करता है, जिसे हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं राइबोसोम को। वैसे ही जो हमारा गाल्जी अपरेटस होता है वो क्या करता है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का सिंथेसिस करता है। अब आते हैं लाइसोसोम्स पे। लाइसोसोम्स बता ही दिए हैं, ये क्या करते हैं, सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जो मान लीजिए दो सेल्स थे, एक सेल ये डैमेज हो गई तो यहाँ से क्या करेगी, अल्फा इंटरफेरॉन सेक्रेट करेगी। साइटोकाइनिन या सॉरी यार साइटोकाइनिन सेक्रेट करती हैं। अल्फा इंटरफेरॉन नहीं, गलती हो गया साथ, साइटोकाइनिन सेक्रेट करती हैं, जो कि इनको क्या करेंगी कि इसको, इस सेल्स को बचाती हैं, ठीक है ना। देखिए लाइसोसोम्स क्या करते हैं, पैक्ड गोल्गी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, पैक्ड गोल्गी बॉडी को हम लाइसोसोम्स बोलते हैं। मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है लाइसोसोम में। मेम्ब्रेन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कंटेन करता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कौन सा, हाइड्रो मतलब पानी, लाइटिक मतलब तोड़ा, मतलब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को कंटेन करता है। लाइटिक एंजाइम मतलब तोड़ने वाला एंजाइम। जैसे लाइपेज हो जाएगा जो कि लिपिड को डाइजेशन करेगा, प्रोटीएज हो जाएगा जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, कार्बोहाइड्रेजेज हो जाएगा जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा, और न्यूक्लियोजेज हो जाएगा जो कि न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिपिड था तो लाइपेज, लिपिड था तो लिपिड का डाइजेशन कौन ना कर रहा है, लाइपेज कर रहा है। लिपिड का डाइजेशन कौन कर रहा है, लाइपेज। प्रोटीन का प्रोटीएज, और कार्बोहाइड्रेट का कार्बोहाइड्रेडेज, ठीक है ना। और न्यूक्लिक एसिड का न्यूक्लिएज करता है, न्यूक्लिक एसिड का न्यूक्लिएज करता है। वैक्यूल्स के बारे में देख लें तो वैक्यूल्स क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। देखिए हमारा वैक्यूल सही बताया ना, ऐसे होते हैं स्ट्रक्चर। वैक्यूल्स कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं प्लांट सेल में, ठीक है ना। तो जो वैक्यूल्स होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं और इनकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इनकी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं, जो इनकी मेम्ब्रेन होती है ना, जो हमारा वैक्यूल्स हो गया, इसकी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट कहा जाता है। टोनोप्लास्ट कहा जाता है, क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल्स क्या कंटेन करते हैं, यूजफुल सेल मटेरियल, जैसे अनयूजफुल, यूजफुल नहीं अनयूजफुल, जो कि सेल के लिए अब यूजफुल नहीं है। हमारे जो कुछ वास्ट वाटर हो गया, वास्ट वाटर में गंदा वाटर हो गया, सैप हो गया और स्क्रिटी प्रोडक्ट्स हो गया, ठीक है ना। तो जो हमारा प्लांट सेल में जो हमारा वैक्यूल होता है वो अनयूजफुल मटेरियल को कंटेन करता है, जैसे वाटर, सैप्स और स्क्रिटी प्रोडक्ट्स हो गए। अब आते हैं प्लांट सेल का जो 90% वॉल्यूम होता है ना, उसमें क्या होता है, वैक्यूल होता है। देखिए यहाँ पे जो 90% वॉल्यूम को कौन कवर किया है, कौन कवर किया है, वही वैक्यूल, जिसको हम लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, सेंटर में पाया जा रहा है ना, इसीलिए लार्ज बड़ा है, सेंटर में पाया जा रहा है, वैक्यूल है, तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बोल रहे हैं। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल अब होता है कुछ, एक क्या होता है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, जो कि अमीबा में पाया जाता है। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होगा, क्या होता है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होगा, जो कि किसमें हेल्प करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन में, एक्सक्रीशन में। ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, तथा प्रे को कैचिंग करने में, जो प्रे होंगे ना उसको पकड़ने में हेल्प करेगा, जो इनका शिकार होगा उनको पकड़ने में हेल्प करता है, ठीक है ना। खाएगा कहाँ से भाई, तो उसके लिए क्या पाया जाता है, अमीबा खाएगा क्या, क्या भोजन करेगा, उसके लिए कंट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, जो कि कैच करता है प्रे को। प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि फूड के इंगल्फिंग के द्वारा बनते हैं। फूड इंगल्फिंग मतलब जब फूड इंगल्फ करता है ना, जब फूड ही खाता है ना, उस समय बनते हैं हमारे क्या क्या बनते हैं, फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, बनते हैं। माइटोकांड्रिया की बात करते हैं। माइटोकांड्रिया का जो डायमीटर होता है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है, 0.2 से 0.1 माइक्रोमीटर होता है। यदि एवरेज इसका कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाता है। तो ये इसको आप याद कर लीजिए। एवरेज क्या होता है, 0.5 माइक्रोमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर कितना होगा, 0.2 से 1 मीटर, डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर कितना हो जाएगा
वो पॉइंट 2 से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0.2 से कितना हो जाएगा 1 माइक्रोमीटर हो जाता है। वही इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ की बात करें तो कितनी हो गई 1 से 4 माइक्रोमीटर, ठीक है ना। तो इसका डायमीटर कितना होता है, डायमीटर होता है कितना, डायमीटर होता है हमारा 0.2 से 1 माइक्रोमीटर और लेंथ होता है 1 से 4 से माइक्रोमीटर। माइटोकांड्रिया में 2 मेम्ब्रेन होते हैं, एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, एक होता है इनर मेम्ब्रेन, एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, एक होता है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन होगा उसमें एक्वस, इसमें आउटर एक्वस कंपार्टमेंट, इसमें एक्वस कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं। जैसे एक्वस कंपार्टमेंट्स का मतलब ना, एक्वस कंपार्टमेंट का मतलब ना जिसमें इसमें एक्वस टाइप का पानी पानी सा हो, ठीक है ना। तो आउटर मेम्ब्रेन में क्या होता है कि एक्वस आउटर कंपार्टमेंट होता है जिसमें क्या बड़ा होता है, मैट्रिक्स हमारा होता है, मैट्रिक्स होता है। और इनर मेम्ब्रेन की बात करें, एक सेकेंड, इनर मेम्ब्रेन में मैट्रिक्स होता है ना, इनर मेम्ब्रेन में मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना। इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है कि मैट्रिक्स होता है, इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना, मैट्रिक्स होता है। अब आगे देखते हैं, इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, उसमें क्या बनता है, सिस्टर्नी बनता है, सिस्टी बनता है, सिस्टी क्रिस्टी बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बनता है, क्या बनता है, क्रिस्टी बनता है, ठीक है ना। टू मेम्ब्रेन के पास, जो दोनों मेम्ब्रेन है ना उनके पास स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, जो दोनों मेम्ब्रेन होते हैं ना उनके पास क्या होते हैं, स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। माइटोकांड्रिया हो गया साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, जो माइटोकांड्रिया होता है वो किसके लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए साइट होता है। जो माइटोकांड्रिया हो ना हमारा, वो साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनारोबिक दो रेस्पिरेशन तो होते हैं। यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन, यदि अनुपस्थिति में हो रहा है तो उसको एनारोबिक बोल देते हैं। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो एटीपी को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। जो माइटोकांड्रिया होता है वो साइट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। मैट्रिक्स के पास सिंगल सर्कुलर डीएनए, जो हमारा मैट्रिक्स है ना इनर मेम्ब्रेन के पास, इनर मेम्ब्रेन के पास एक एक्वस कंपार्टमेंट है। एक्वस कंपार्टमेंट के पास मान लीजिए हमारा इनर मेम्ब्रेन है, इसके पास एक्वस कंपार्टमेंट होगा, इसके अंदर मैट्रिक्स बड़ा रहेगा। इस मैट्रिक्स के पास क्या अंदर क्या होंगे, डीएनए होंगे, हमारे डीएनए हो जाएंगे, हमारे आरएनए हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए 70 एस राइबोसोम हो जाते हैं और क्या होता है, प्रोटीन होता है। माइटोकांड्रिया डिवीजन किसके द्वारा करता है, फिजन के द्वारा करता है। माइटोकांड्रिया डिवीजन किसके द्वारा करता है, फिजन के द्वारा करता है। जो माइटोकांड्रिया डिवीजन किसके द्वारा करता है, फिजन के द्वारा करता है। माइटोकांड्रिया डिवीजन किसके द्वारा करता है, फिजन के द्वारा करता है। देखिए प्लास्टिड्स के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। प्लास्टिड, प्लास्टिड क्या होता है, ये सभी प्लांट्स में पाए जाते हैं और यूग्लिनाइड्स में पाए जाते हैं। प्लास्टिड मतलब क्या करेंगे ना कि ये पिगमेंट को कंटेन करते हैं। जैसे हम लोगों में मिलेनिन होता है ना, वैसे ही पौधों में क्या होता है, पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से उनके पौधे क्या, उनके रंग क्या होते हैं, हरे पीले लाल नीले कैसे भी होते हैं, ठीक है ना। तो इसी की वजह से तो इसमें क्या पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है, उसमें क्या पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है ना, पिगमेंट पाया जाता है। अब बात करते हैं, देखिए जो प्लास्टिड होंगे ना वो तीन 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 चीज़ों को कंट्रोल मतलब क्या करते हैं, कंसिस्ट करते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल हो गया, कैरोटिनाइड हो गया, आर फाइकोइरेथ्रिन हो गया, जो कि रेड एल्गी में पाया जाता है, रेड एल्गी में पाया जाता है, ठीक है ना। और जो कैरोटिनाइड हो जाता है वो किसमें, ब्राउन एल्गी में, किसमें, ब्राउन एल्गी में, ठीक है ना, ब्राउन एल्गी में होता है। और एक होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, और एक ए बी किसमें पाया जाता है, हमारा क्लोरोफाइसी वाला हो गया ए, और क्लोरोफिल बी सी को उसमें पाया, ए सी को उसमें पाया जाता है ब्राउन एल्गी में, और क्लोरोफिल ए और डी किसमें पाया जाता है, हमारा रेड एल्गी में, ठीक है ना। तो क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल कंटेन करता है, जो कि क्लोरोफिल क्या करता है कि ट्रैप करता है सनलाइट को फोटोसिंथेसिस के लिए, मतलब जो सूर्य से सनलाइट आएगा ना उसको ट्रैप करेगा, रोक लेगा, जिससे फोटोसिंथेसिस हो सके। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मतलब आपको बता दिए, क्रोमा जहाँ पे दिखे, क्रोमो दिखे वहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, सिंपल सा पिगमेंट वाला। तो कैरोटिनाइड प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है, फैट सोल्यूबल होता है, फैट सोल्यूबल होता है, और कलर देता है, क्या देता है, कलर देता है, येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, कलर देने का काम करता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस होता है। ल्यूकोप्लास्ट में 3 चीजें होती हैं, एमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च जिसे बोलते हैं। एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को, एलायोप्लास्ट देखिए ऑयल, आयल, आयल देखिए ऑयल, IO, आयल और आई कि नहीं आ रहा है, ऑयल, आयल, तो इलायोप्लास्ट ऑयल हो जाएगा। एल्यूरो से थोड़ा सा प्रोटीन टाइप का फीलिंग आता है, तो यहाँ पे स्टोर कर देता है प्रोटीन को। एमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट। इलायोप्लास्ट ऑयल और फैट को स्टोर करता है, वहीं एल्यूरोप्लास्ट क्या करता है, प्रोटीन को स्टोर करता है। कैरोटिनाइड क्रोमोप्लास्ट से रिलेटेड है, कैरोटिनाइड किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, कैरोटिनाइड क्रोमोप्लास्ट से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो जो कैरोटिनाइड होती है वो किससे रिलेटेड होती है, क्रोमोप्लास्ट से रिलेटेड होती है। साइटोस्केलेटन के बारे में देते हैं हम लोग के मतलब सेल चैप्टर में साइटोस्केलेटन भी दिया है। तो साइटोस्केलेटन क्या होते हैं ना कि ये फिलामेंटस होते हैं, कैसा होता है, ऐसे करके फिलामेंटस होते हैं, समझिए फिलामेंटस होते हैं, ठीक है ना।
फिलामेंटस और प्रोटीनेशियस कंपोनेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। ये फिलामेंटस होते हैं, प्रोटीनेशियस कंपोनेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। साइटोस्केलेटन हेल्प किसमें करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट में, सेल के मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करते हैं, मोटेलिटी में हेल्प करते हैं और मेंटेन शेप, मतलब सेल का शेप मेंटेन करते हैं। तो क्या क्या काम है इनका? मैकेनिकल सपोर्ट का काम होता है साइटोस्केलेटन का, मैकेनिकल सपोर्ट का काम होता है, मोटेलिटी का काम होता है, मोटेलिटी का काम होता है और शेप को मेंटेन करते हैं। तो मैकेनिकल सपोर्ट का काम करते हैं, मोटेलिटी का काम करते हैं और क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं सेल की शेप को। ठीक है ना। आगे देखते हैं, अब थोड़ा सा इधर दिया है, थोड़ा अब लास्ट चल रहा है, बस थोड़ा सा बाकी है। सीलिया और फ्लैजेला के बारे में। सीलिया और फ्लैजेला क्या होता है? तो सीलिया और फ्लैजेला क्या होता है कि लोकोमोटरी आर्गन है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। क्या? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। क्या? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। लोकोमोटरी मतलब लोकोमोशन में हेल्प करता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में। तो ये सीलिया और फ्लैजेला होते हैं ना, हेयर लाइक आउटग्रोथ होते हैं सेल मेम्ब्रेन से। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होगी ना, सेल मेम्ब्रेन मान लीजिए बैक्टीरिया है, इसकी सेल मेम्ब्रेन है ना, तो इससे आउट ग्रोथ होते हैं ऐसे करके। जैसे हम लोग पैरामीशियम में देखते हैं कि नहीं देखते हैं, बहुत एकदम छोटा सा होता है। पैरामीशियम में देखते हैं कि नहीं देखते हैं, बहुत छोटा छोटा एकदम छोटा छोटा निकले होते हैं, तो वो सीलिया हो जाते हैं। फ्लैजेला हम लोग देख ही लिए हैं पहले। ठीक है ना। तो फ्लैजेला लार्ज होता है, सीलिया क्या होती है? स्मॉल होती है, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला रहेगा वो यूकैरियोटिक फ्लैजेला क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला होता है यूकैरियोटिक फ्लैजेला क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे फ्लैजेला और सीलिया का स्ट्रक्चर यही वाला है। तो देखिए इसमें सिंपल सा आपको नाम याद कर लेना है कि इसमें जो नौ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 क्या होते हैं? 9 क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। जो 9 क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, जो कि पेरिफेरल होते हैं। और ये 9+2 के आर्डर में होते हैं। देखिए 9 इस बाहर हो गया और अंदर कितना हो गया? 2 हो गया, 2 हो गया। तो 9+2 के अरेंजमेंट होता है। कैसा अरेंजमेंट होता है? 9+2 का अरेंजमेंट होता है इनका। ठीक है ना। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, देखिए एक माइक्रोट्यूब्यूल्स, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स, 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स, 4 माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स बाहर हैं प्लस 2 अंदर है। तो 9+2 का अरेंजमेंट होता है इनका, ये इन माइक्रोट्यूब्यूल्स का। स्ट्रक्चर है फ्लैजेला या सीलिया का सिंपल सा। ठीक है ना। ठीक है। अब देखिए इसका बाहर वाला क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। बाहर क्या हो गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई हमारी। बाहर क्या हो गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। बीच में क्या होता है? ऐसे करके सेंट्रल सीट होता है। सेंटर में क्या पाया जाता है? सेंट्रल सीट पाया जाता है, सेंट्रल सीट पाया जाता है। अब देखिए ये क्या हो गया? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल हो गए। ये क्या हो गया? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, ये हो गए सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। तो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल किससे जुड़े होते हैं? ब्रिज से जुड़े होते हैं, ब्रिज से जुड़े होते हैं। ठीक है ना। और ये इससे जुड़े होते हैं, ये मतलब किससे जुड़े होते हैं? रेडियल स्पोक से जुड़े होते हैं। जो हमारे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं? रेडियल स्पोक से जुड़े होते हैं। तो जो हमारे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो रेडियल स्पोक से जुड़े होते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बस आपको ज़्यादा नहीं इतना याद करना है। अब आगे चलते हैं। यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। देखिए जो यूकैरियोट सेल होता है ना, ये तो प्रोकैरियोट्स में पाया जा रहा था, ये तो प्रोकैरियोट्स में। लेकिन जो हमारा सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल होता है ना, केवल यूकैरियोट्स में पाया जाता है। वो तो प्रोकैरियोटिक में था, ये केवल यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। तो सेंट्रियोल हेल्प करता है किसमें? सेल डिवीजन में, जो कि पहले भी आप देख लिए हैं। तो सेंट्रियोल किसमें पाया जाता है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है, जो कि एनिमल सेल या यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। सेंट्रोसोम में दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सेंट्रियोल कहते हैं। जो हमारा ये सेंट्रियोल है ना, यही वाला हमारा सेंट्रियोल है। ठीक है ना। तो जो पहले सेंट्रोसोम देखिए, तो सेंट्रोसोम में दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सेंट्रियोल कहते हैं। ये हमारा सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। सेंट्रियोल एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। जो ये सेंट्रियोल होते हैं ना, एक दूसरे से क्या होते हैं? परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होते हैं। मान लीजिए ऐसे करके 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है ना, 90 डिग्री पे होते हैं। ये एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है, समझे ना, एक सेंट्रियोल का। यदि हम 3D बनाएंगे तो कुछ ऐसे करके आएगा, नहीं ऐसे करके आएगा। ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं कि एक दूसरे क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। सेंट्रियोल एक माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, जो कि 9+0 के फॉर्म में अरेंज होती है। जैसे वो 9+2 के फॉर्म में अरेंज था, वैसे ही ये 9+0 के फॉर्म में क्या होती है? अरेंज होती है। हर एक देखिए 9 बाहर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लस अंदर क्या है? 0। तो 9+0 के फॉर्म में क्या होता है? अरेंज होता है। 9+0 के फॉर्म में क्या होता है? अरेंज होता है। ठीक है ना। हर एक माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है। जो ये माइक्रोट्यूब्यूल है ना, वो ट्रिपलेट के फॉर्म में 1 2 3 ट्रिपलेट बना रहा है कि नहीं बना रहा है? ट्रिपलेट बना रहा है कि नहीं बना रहा है? ट्रिपलेट बना रहा है कि नहीं बना रहा है? ट्रिपलेट बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो हर एक माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है? ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है। हब ट्रिपलेट से रेडियल स्पोक से जुड़ा होता है। ये जो सेंटर में पाया जाता है इसको हम हब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हब। जो हब होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल की वजह से किसकी वजह से जुड़ा होता है? रेडियल फाइबर की वजह से जुड़ा होता है। देखिए जो हब है
इससे जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है इस वाले से, तो ये क्या हो जाता है हमारा रेडियल फाइबर हो जाता है, रेडियल फाइबर हो जाता है, ठीक है ना। सीलिया और फ्लैजेला का बेसल बॉडी सेंट्रियोल से बना होता है। हम लोग बेसल बॉडी के बारे में पढ़ते हैं कि नहीं, फ्लैजेला में 3 पार्ट होता है, फिलामेंट हो जाता है, हुक हो जाता है और बेसल बॉडी होता है। तो जो बेसल बॉडी होता है ना वो सेंट्रियोल से बना होता है, ठीक है ना। सेंट्रियोल क्या करता है, स्पिंडल फाइबर्स भी बनाता है। हमने पहले बताया जो मेटाफेज स्टेज वाली हमारी सेल होगी, इसमें जो इक्वेटर पे अरेंज होते हैं तो ये किससे जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, स्पिंडल फाइबर की वजह से। तो ये स्पिंडल फाइबर होते हैं ना किससे बने होते हैं, हमारे सेंट्रियोल से बने होते हैं। किसके बने होते हैं, सेंट्रियोल से बने होते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में, थोड़ा कुछ देख लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में। हमने ना क्या किया है कि पीछे क्लोरोप्लास्ट व्लास्ट के बारे में छोड़ दिया है, उसको हम फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में बता देंगे, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस के बारे में देख लेते हैं। तो न्यूक्लियस क्या करते हैं, इसको नोन एज डायरेक्टर ऑफ सेल, इसको हम डायरेक्टर ऑफ सेल बोलते हैं, क्योंकि जैसे फिल्में में बनाई जाती है तो उसमें जो डायरेक्टर होता है वो सब काम को कंट्रोल करता है, वैसे ही सेल में जो न्यूक्लियस होता है ना सभी काम को क्या करता है, कंट्रोल करता है सभी फंक्शंस को सेल के, तो कंट्रोल ऑल फंक्शंस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस के बारे में आपको वैसे पता ही होगा, जो यूकैरियोटिक आरबीसी की जो यूकैरियोट्स की आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। जो यूकैरियोट्स में आरबीसी पाए जाते हैं उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिल सके, जिससे ऑक्सीजन का हम ट्रांसपोर्ट ज़्यादा मात्रा में कर सके। और किस में जो हमारा न्यूक्लियस होता है एब्सेंट होता है, सीव ट्यूब्स में, फ्लोएम का जो सीव ट्यूब होता है ना उसमें एब्सेंट होता है। ट्राइकाइड्स हो जाएगा, जो जाइलम का जो ट्राइकाइड होता है उसमें, और वेसल्स होता है जो उसमें। देखिए जो जाइलम होता है वो 4, जिसमें जाइलम में 4 होते हैं, जाइलम 4 तरह का होता है, वेसल्स, ट्राइकाइड्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। तो जो ट्राइकाइड्स और वेसल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जो सीव ट्यूब्स होते हैं जो कि फ्लोएम का एक वो है पार्ट, ठीक है ना। तो सीव ट्यूब्स में क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे 4 चीज़ों को आपको याद करना है कि यूकैरियोटिक के आरबीसी या ह्यूमन के आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, सीव ट्यूब्स फ्लोएम के, ट्रैकाइड्स में और वेसल्स में क्या होता है कि हमारा आरबीसी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। फ्लेमिंग ने न्यूक्लियस को क्या बोला था, क्रोमेटिन बोला था। जो फ्लेमिंग थे हमारे उन्होंने न्यूक्लियस को क्या बोला, क्रोमेटिन कहा था। फ्लेमिंग ने न्यूक्लियस को क्या बोला था, क्रोमेटिन कहा था। अब देख लीजिए जो हमारा ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए हमारा न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। तो एक आउटर मेम्ब्रेन पाया जाता है और एक होता है इनर मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है, ठीक है ना। तो आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। अब इसके अंदर देखिए सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है। क्या भरा होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है। तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म हमारा हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे तो हमने कुछ नहीं लिखा है, अब हमको किताब से देखना पड़ेगा। हाँ तो देखिए किताब में क्या दिया है। अब देखिए हम लोग न्यूक्लियस के बारे में जान लिया, अब यहाँ पे हमको किसके बारे में जाना है, क्रोमोसोम के। तो क्रोमोसोम्स के जो दोनों पे जुड़े होते हैं किससे जुड़े होते हैं, काइनेटोकोर से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। तो इसको काइनेटोकोर याद कर लीजिए। और जो क्रोमोसोम होता है वो 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का। एक होता है मेटासेंट्रिक यानी सेंट्रोमियर जो होगा वो बीच में होगा। क्या होगा, सेंट्रोमियर जो होगा बीच में होगा, एकदम बीच में होगा, उसे मेटासेंट्रिक बोल देंगे। सब मेटासेंट्रिक मतलब थोड़ा सा किसी साइड में खिसक जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, थोड़ा कम बड़ा है, तो इसको हम सब मेटा बोल देते हैं। और मान लीजिए बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ये, और क्या हो गया, छोटा हो गया ये वाला, तो इसको हम एकोसेंट्रिक बोल देते हैं। यदि एकदम ये कहाँ चला जाए, टीलो के मतलब ऊपर चला जाए, तो इसको हम टीलोसेंट्रिक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, टीलोसेंट्रिक बोल देते हैं। जो ये आर्म होते हैं ना, देखिए 1 2 3 4 4 आर्म पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कहाँ जुड़े होते हैं, काइनेटोकोर से जुड़े होते हैं, ठीक है ना, काइनेटोकोर से जुड़े होते हैं। डीएनए और कुछ जैसे, एक सेकंड, यू रिकॉल दैट द इंटरफेज इन न्यूक्लियस हैज अलोन क्रोमोसोम्स रिप्लेस इन द न्यूक्लियस। इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आसान है, एकदम आसान दिया है, ठीक है ना। ये 4 यहाँ पे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट था हमारा, ठीक है ना, यही हमारा स्ट्रक्चर चारों इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और नए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जिस समय भी आप देख रहे हो, ठीक है।